हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं दीपक डबकरा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में अपन ने त्वरण के बारे में पढ़ा था और गति के समीकरण के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। देखते हैं गति के समीकरण क्या क्या थे और उनका डेरिवेशन किस प्रकार से होता है, किस तरीके से उनको डेराइव किया जाता है। गति के समीकरण अपन ने 3 इक्वेशन देखी थी। v बराबर u प्लस ए टी, ये आपका पहला समीकरण था। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपका दूसरा समीकरण था। और तीसरा गति का समीकरण था v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 3 समीकरण अपन ने लास्ट क्लास में देखे थे। ठीक है, जिन्हें गति के समीकरण कहा जाता था, जहाँ पर v क्या होता था, किसी भी वस्तु का अंतिम वेग होता था। और u की बात करते थे तो u क्या था, u प्रारंभिक वेग होता था। ठीक है, u प्रारंभिक वेग था, एक जिसे कहा जाता था डिस्प्लेसमेंट, या जितनी दूरी उसने तय की थी, जिसे अपन यहाँ पर s से डिनोट करते थे। और a यहाँ पर आपका त्वरण था। और t की बात करते थे तो t समय होता था, टाइम होता था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन या दूरी, स्ट्रेट लाइन में होता है तो दूरी। और a यानी एक्सेलरेशन, त्वरण, और t यानी कि समय या टाइम यहाँ पर यूज़ होता है इस गति के समीकरणों में। तो यह 3 इक्वेशनें होती है किसी भी गति की समीकरण के लिए, या किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए, जहाँ से आप एक दूसरे के द्वारा, या तो आप v आपको दिया हुआ हो तो आप u निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनका जो डेरिवेशन है वह किस प्रकार से होता है और इनका यूज़ क्या क्या है, सारी चीज़ें। ओके, देखिए प्रथम समीकरण का डेरिवेशन कैसे होता है। मान लेते हैं, मान लो कोई वस्तु u वेग से गतिमान है। ठीक है, कोई वस्तु एट t बराबर 0 समय पर v वेग u वेग से गतिमान है। ठीक है, अपन ने कंडीशन मानी है कि मान लो कोई वस्तु इनिशियली जब t का कोई वैल्यू थी तब u वेग से वह गतिमान हो रहा था। कुछ समय t के बाद उसका वेग v हो जाता है। ठीक है, जैसे ही कुछ समय बीतता है उसका वेग क्या हो गया, v हो जाता है। ठीक है, उसका वेग v हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ त्वरण की परिभाषा से, अब आपने त्वरण की परिभाषा लास्ट क्लास में देखी थी। त्वरण क्या होता था, त्वरण कहता था कि वेग परिवर्तन की दर। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या था, वेग परिवर्तन अपॉन में समय का परिवर्तन। ठीक है, वेग परिवर्तन बटे समय का परिवर्तन। अब यहाँ पर वेग में परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो देखिए क्वेश्चन ने आपको यहाँ पर आपको माना है जो अपन ने कि t बराबर 0, यानी कि इनिशियली उसका वेग क्या था u, और फाइनली वेग उसका क्या हो जाता है v, यानी कि वेग में परिवर्तन कितना हुआ तो आप कहेंगे v माइनस यू। ठीक है, कब हुआ, जब समय इनिशियली 0 था तो t माइनस 0। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा यहाँ से देखिए a इक्वस टू v माइनस यू अपॉन में आएगा t। ठीक है, t का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी यू के इधर आ जाएगा प्लस u बराबर v। ठीक है, तो यही आपका गति का पहला समीकरण है, जिसे आप लिख सकते हैं v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पर v क्या है, अभी आपने देखा था v अपन ने क्या माना है, अंतिम वेग। u क्या है, प्रारंभिक वेग। u क्या दिख रहा है आपको, प्रारंभिक वेग। ओके, अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, a क्या है यहाँ पर, a आपका त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, और t क्या होता है, टाइम, वह समय जिसमें वह अंतिम वेग तक पहुँचा है। ठीक है, तो यह आपके गति के पहले इक्वेशन का जो डेरिवेशन है वह कुछ इस प्रकार से होता है। आपको मान लेना है कि मान लो किसी वस्तु का इनिशियली वेग, वेलोसिटी जो है वह v है एट t इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अभी कोई भी समय ले लिया आपने, उस समय उसका वेग क्या था u, और कुछ समय t के बाद उसका वेग v हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय परिवर्तन। वेग में परिवर्तन कितना हुआ, v माइनस यू अपॉन टी का इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए टी प्लस यू कर इधर आएगा, u इक्वस टू क्या बनेगा v, सो v इक्वस टू यू प्लस
80। ठीक है, इट्स अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपके गति का पहला समीकरण है। ठीक है, अभी आपने गति का पहला इक्वेशन डेराइव किया है। अब अपन गति का दूसरा समीकरण जो होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका डेरिवेशन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि कोई वस्तु, मान लो कोई वस्तु एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन या नियत त्वरण से गतिमान है। नियत त्वरण से गतिमान है, कोई वस्तु के पास त्वरण है, उससे वह चल रही है, जिसे अपन a मान लेते हैं। नियत त्वरण a से गतिमान है। ठीक है, आपने क्या कहा, कोई वस्तु एक समान नियत त्वरण a से गतिमान है और t बराबर 0। ठीक है, कोई समय ले लिया t इक्वल्स टू 0, उस समय पर वस्तु का वेग u, वस्तु का वेग अपन ने मान लिया u है। किसी एक समय लिया जब वस्तु का वेग u था और उसकी स्थिति जो थी, जो वहाँ चल रही थी वो, ठीक है, डेट इज़ 0 थी। मान लो x0 इक्वल्स टू 0 थी। ठीक है, कुछ समय बाद, कुछ समय t के बाद, कुछ समय t के बाद, अब नियत त्वरण से चल रहा है तो मान लो वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, v, वस्तु का वेग v हो जाता है। ठीक है, और उसकी स्थिति s हो जाती है, स्थिति s हो जाती है। तो देखिए क्या कहा है, यदि कोई वस्तु एक नियत त्वरण से गतिमान है तो t बराबर 0 पर वस्तु का वेग u माना है, तो उसकी स्थिति जो पोजीशन होगी वह x0 पे मान लिया 0 कंडीशन। कुछ समय t के बाद वस्तु का वेग मान लिया v है और स्थिति जो है s हो जाती है। इस कंडीशन में, ठीक है, आपसे क्या माना है अपन ने कि मान लो कोई वस्तु गतिमान त्वरण इस प्रकार से चल रही है, त्वरण उसका कांस्टेंट है, इनिशियली उसका वेग u था, कुछ समय t के बाद उसका वेग v हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं औसत वेग की बात करता हूँ, ठीक है, औसत वेग, तो औसत वेग क्या होगा, औसत वेग होगा u प्लस v बाई 2। यहाँ पर औसत वेग क्या होगा, u प्लस v बाई 2। ठीक है, एवरेज वेग, औसत वेग कितना हो जाएगा, u प्लस v बाई 2। ठीक है, तो अब v बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, पहला इक्वेशन क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का पहला समीकरण था। यहाँ से आप v की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे तो औसत वेग आपका कितना हो जाएगा, u प्लस v का मान अपन यहाँ से पुट करेंगे तो v क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी बाय क्या आएगा 2। ठीक है, और यह किसके बराबर आ रहा है, औसत वेग के बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर है, औसत वेग के बराबर। तो औसत वेग कितना हो जाएगा, इसको v नोट नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी बाई 2। ठीक है, यानी कि u प्लस ए टी बाई 2। ठीक है, ये आपका औसत वेग आ जाएगा। अब आपको डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है, विस्थापन ज्ञात करना है, तो विस्थापन होता क्या है, तो विस्थापन इक्वल्स टू, आपको पता है विस्थापन होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू समय अंतराल, समयांतर। ठीक है, एवरेज यानी कि औसत वेग इनटू क्या होगा, समय का अंतर। ठीक है, तो विस्थापन, अंतिम विस्थापन कितना मान रहे हैं, टोटल s, तो s इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितनी है, u प्लस ए टी बाई 2। ठीक है, इनटू क्या करना है, समय अंतराल कितना था, t माइनस 0, यानी कि कितना हो जाएगा t। तो यहाँ से s इक्वल्स टू क्या होगा, u का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, डेट इज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यह आपके गति का दूसरा समीकरण है। यहाँ आपने क्या किया, आपने मान लिया कि t बराबर 0 पर कोई वस्तु है जिसका वेग u था, कुछ समय बाद उसका वेग v हो जाता है। ठीक है, अगर वह कांस्टेंट त्वरण से चल रही हो, नियत त्वरण से चल रही हो, तो क्या होगा, औसत वेग आपने निकाला u प्लस वी बाई 2। यहाँ पर v नोट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, u प्लस v का मान अपन ने पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से रखा है u प्लस ए टी बाई 2। तो यहाँ पर आप v नोट देखेंगे कितना आएगा, यानी कि औसत वेग आपका कितना आ जाएगा, u प्लस ए टी बाई 2। अब आपको पता है कि जब भी विस्थापन ज्ञात किया जाता है तो विस्थापन क्या होता है, एवरेज कितना चले आप, कुछ समय आप 10 की स्पीड से चल रहे हैं, कुछ समय आप 20 की स्पीड से चल रहे हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि आप किसी जगह पर 10 घंटे में पहुँचे हैं, कुछ देर आप 10 की स्पीड से चले, कुछ देर आप 20 की स्पीड से चले,
ठीक है, यानी कि एवरेज क्या होगा, एवरेज वेग चाहिएगा आपको, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 + 20/2। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ से अपन ने ऐसे निकाली u + 80/2। तो ये एवरेज वेलोसिटी इनटू समय कितना लगा टोटल, तो t - 0, तो कितना बचेगा t। ठीक है, सो t का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है विस्थापन वो कितना होगा ut + ½ at का वर्ग, और यही आपका गति का दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब बात करते हैं गति के तीसरे समीकरण की, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए थर्ड अपन ने गति का पहला समीकरण देखा v = u + at। ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन था, और गति का दूसरा समीकरण है s = ut + ½ at का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकालना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से t की वैल्यू निकालेंगे तो t क्या हो जाएगा v - u/a। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी v - u/a। ठीक है, तो t का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, t का मान अपन कहाँ रखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो जब t का मान आप समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए s = u इंटू t का मान क्या आएगा v - u/a। ठीक है, प्लस ½ a इंटू t², यानी कि v - u/a का होल स्क्वायर। ठीक है, v - u/a का होल स्क्वायर। जब आपने t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखी तो कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, देखिए u का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा uv - u²/a। ठीक है, प्लस ½ a, यहाँ पर आप सबसे पहले स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ ऊपर आपको दिख रहा है v - u का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2uv/a का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ अपन ने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, u - v का होल स्क्वायर था तो a² + b² - 2ab होता है। a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर अप्लाई किया, अपॉन में क्या आ जाएगा a²। ठीक है, देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं, ये uv - u²/a एज इट इज़ ए प्लस a/2। देखिए यहाँ पर a है तो a से एक a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर a² है, a² यानी a इंटू a लिखा है। ठीक है, तो इस a से यह एक a कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पर a² था तो इस a से एक a कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचा है v² + u² - 2uv, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2a। ठीक है, v² + u² - 2uv, अपॉन में क्या आएगा 2 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2a आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से, इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 2a। एलसीएम क्या आएगा 2a, तो यहाँ पर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2uv - 2u²। ठीक है, प्लस ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि इसके नीचे जो आपको एलसीएम चाहिए वो सेम है, तो ये कितना बनेगा v² + u² - 2uv। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से देखिए ये 2uv प्लस का है, ये 2uv माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, ये 2uv प्लस का और ये 2uv माइनस का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे आप देखिए क्या जो आपको बचा हुआ दिख रहा है, यहाँ पर इस टर्म को देखिए, माइनस का 2u² और प्लस का u², माइनस का 2u² और प्लस का 2u² मतलब -2 और +1 है, यानी कि माइनस का u² बचेगा तो v² प्लस का बचा और माइनस का क्या बच रहा है u²। ठीक है, ये v² प्लस का बचा, माइनस का क्या बचेगा u², अपॉन में क्या आ रहा है 2a, और ये किसके इक्वल चल रहा है s के, यहाँ किसके इक्वल चल रहा था s के। ठीक है, s इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कितना विस्थापित हो रही है वस्तु। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से 2a का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी v² - u² इक्वल्स टू क्या होगा 2as। ठीक है, v² - u² इक्वल्स टू क्या बनेगा 2as। ठीक है, तो v² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा u² + 2as। डेट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति का तीसरा समीकरण, जो कि गति के पहले 2 समीकरणों के द्वारा अपन ने डेराइव किया है। डेरिवेशन सिंपल सा है, सबसे पहले आपने यहाँ से कहाँ से
पहले इक्वेशन ऑफ मोशन से टी का मान निकाला और टी के मान को दूसरी गति के समीकरण में रख दिया। ठीक है, धीरे धीरे अपन ने इसको सॉल्व किया है। सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू रखी, यू का अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ यू और वी का स्क्वायर किया, नीचे ए स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर लगा है, टी का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो यहाँ ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आई, देन एलसीएम लिया, ये हुआ, यहाँ पे 2uv से 2uv कैंसिल हो गया, माइनस 2u स्क्वायर और प्लस 2u स्क्वायर है, यानी माइनस का u स्क्वायर बचा और v स्क्वायर प्लस का बचा। तो s इक्वस टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2a। 2a का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2as इक्वस टू, ये टर्म एज इट इज़ बचेगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वस टू क्या हो गया यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गति के तीनों समीकरणों के डेरिवेशन अपन ने किए हैं। एक बार आप इन्हें अच्छे से देखिए, एक बार एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं। देखिए, अब आगे कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं कि गति के समीकरणों में क्या क्या स्पेशल केस या विशेष स्थितियाँ बन सकती है। ठीक है, तो देखिए अभी जब अपन ने इनको डेराइव किया है तो अपन ने क्या माना था तीनों में कि t इक्वस टू 0 पर, ठीक है, t इक्वस टू 0 पर x इक्वस टू क्या था 0। जो भी इक्वेशन अपन ने डेराइव की यहाँ पर t इक्वस टू 0 पर x इक्वस टू 0 अपन ने माना था। पर अगर t इक्वस टू 0 पर वस्तु की स्थिति आपको दी हुई हो, यानी कि t इक्वस टू 0 पर जो मैं मान रहा था कि वस्तु किसी जीरो पोजीशन पर है, उसकी जगह कुछ x आपको दिया हुआ होता, तो आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन में x को रिप्लेस करना होगा x माइनस x0 से। यानी कि उस केस में आपके तीनों समीकरण क्या बन जाएंगे, v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि इसमें तो डिस्प्लेसमेंट है नहीं तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आपका जो दूसरा इक्वेशन था x s इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो s था यह क्या था, एक ही डिस्प्लेसमेंट था, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा x माइनस x0 में। ठीक है, तो यह डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा x माइनस x0 में। ठीक है, तो x माइनस x0 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से आपके समीकरण क्या बन जाएगी, x0 उठकर इधर आएगा तो x0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, इस अगर u को आप कोई नया नाम दे देते हैं v0, ठीक है, तो एक नई पोजीशन हो जाएगी, आपने दे दिया v0, तो यह इस कंडीशन में कुछ ऐसा आपका समीकरण बनेगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। और अगर थर्ड समीकरण की बात करते हैं तो थर्ड समीकरण था आपका v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बराबर v नॉट का स्क्वायर प्लस 2a, x की जगह क्या होगा x माइनस x नॉट। ठीक है, अगर t इक्वस टू 0 पर वस्तु x इक्वस टू 0 हो तो नॉर्मल समीकरण बनेगी जो अपन ने डेराइव किया है। पर यदि t बराबर 0 पर वस्तु की स्थिति कुछ ऑलरेडी दी गई हो x इक्वस टू 0, तो इन इक्वेशनों में थोड़ा सा चेंजेस हो जाता है इस प्रकार से। ठीक है, इसका सेकंड केस देखते हैं। यदि वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करे, सेकंड केस क्या है, यदि वस्तु विराम अवस्था से चलना स्टार्ट कर दे, अवस्था से चलना प्रारंभ करे। ठीक है, अब यदि कोई वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही है, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग कितना है, इनिशियली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0, u जिसे अपन मान रहे थे वो क्या हो जाएगा 0। तो आपके तीनों इक्वेशन जो थी उनमें u का मान क्या हो जाएगा 0, यानी कि पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी v बराबर u प्लस ए टी, यानी कि क्या बच जाएगा ए टी। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या था s बराबर यू टी, यानी कि u तो 0 हो गया, तो ये बन जाएगा, चलो इसको करके देख लेते हैं। देखिए v बराबर u प्लस ए टी था, आपको u इक्वस टू 0 पुट करना है, तो ये v बराबर क्या बन जाएगा a इंटू टी, डेट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अगर आप u इक्वस टू 0 पुट करेंगे तो s इक्वस टू क्या बनेगा हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, थर्ड इक्वेशन था आपका v स्क्वायर इक्वस टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो u आप 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2as, यानी कि v का स्क्वायर इक्वस टू क्या बनेगा 2as, जहाँ s क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर रही हो तो आपके जो गति के तीनों समीकरण होंगे वो रिड्यूस होके कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। ओके, तीसरा केस देखते हैं। तीसरा केस है यदि वस्तु में त्वरण के स्थान पर मंदन हो। ओके, पहले जहाँ त्वरण हो रहा था वहाँ पर त्वरण के स्थान पर क्या हो मंदन हो। मंदन यानी कि क्या हो, वस्तु की वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही हो, कम हो रही हो, मंदन हो। तो वहाँ पर जो त्वरण होता है a, उसे
विस्थापित करेंगे किससे, माइनस ए से, क्योंकि नेगेटिव त्वरण को ही आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो तीनों समीकरणों में जो ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ए के। कब, जब वस्तु में त्वरण के स्थान पर मंदन हो रहा हो, यानी कि वस्तु का वेग जो है वो समय के साथ कम हो रहा हो। जब वस्तु पे, जैसे आप एग्जांपल लेते हैं कार वगैरह का, तो आपकी गाड़ी का जब ब्रेक लगता है तो आप समय के साथ वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। सो त्वरण क्या हो जाता है, नेगेटिव, और नेगेटिव त्वरण को ही आप मंदन कहते हैं। मंदन, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है रिटार्डेशन। ठीक है, सो क्या हो जाएंगे तीनों इक्वेशन, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो u माइनस ए टी पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक ही जगह क्या स्थापित हो जाएगा, माइनस ए, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ठीक है, तो तीनों इक्वेशनों में प्लस की जगह पर क्या चेंजेस हो जाएंगे, माइनस आ जाएंगे। कब, जब वस्तु में रिटार्डेशन हो रहा हो, मंदन हो रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टीवे सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक, यानी कि अभी देखिए अपन ने जो गति का दूसरा समीकरण डिवाइड किया, s इक्वल्स टू क्या था, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको प्रारंभिक वेग दिया हुआ हो, एक्सेलरेशन दिया हुआ हो, समय दिया हुआ हो, तो आप क्या निकाल सकते हैं कि 10 सेकंड में कितनी दूरी चली, 15 सेकंड में कितनी दूरी चली ये। बट अगर आपसे पूछा जाए कि पर्टिकुलर एक समय के लिए कि बताओ 5वें सेकंड में कितनी दूरी चला, 5वें सेकंड में कितनी दूरी चला, या 11वें सेकंड में कितनी दूरी चला, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा है डायरेक्ट कि टोटल 11 सेकंड में कितनी दूरी चला है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 11वें सेकंड में, यानी कि 10 सेकंड तक चल लिया और 11 सेकंड तक चल लिया, तो ये 11वें सेकंड में वह कितनी दूरी चला है, यह डिस्टेंस आपसे पूछिए। तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, या इसको कैसे निकालते हैं, देखिए इसको समझते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए टोटल की 5 सेकंड में चली गई दूरी बताओ, ठीक है, ए का मान आपको कुछ दे दिया है, यू का मान कुछ दे दिया है, और आपसे कहा जाए कि 5 सेकंड में चली गई टोटल दूरी बताओ, तो आप सिंपल सेकंड इक्वेशन लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप 5 सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगी, क्योंकि s इक्वल्स टू विस्थापन होता है, u की वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू रखेंगे, हाफ a का मान रखेंगे अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है, और t का मान रखेंगे 5। ठीक है, तो 5 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लेंगे। बट अगर आपसे कहा जाए कि 5वें सेकंड में चली गई दूरी बताओ, ठीक है, 5th सेकंड में, 5वें सेकंड में चली गई दूरी, तो फिर यह क्वेश्चन कुछ अलग हो जाएगा। तो इसका डेराइव कैसे करते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, आपको टीवें सेकंड में दूरी निकालनी है, तो मैंने मान लिया, क्या माना कि टी सेकंड में चली गई दूरी, 30 सेकंड में चली दूरी कितनी होगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, यही होगी टी सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, और सेकंड में मान रहा हूँ कि t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी, सेकंड में चली दूरी कितनी हो जाएगी, t माइनस 1 सेकंड में, जैसे आप t को मान लो 10 सेकंड, तो t माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 सेकंड में चली गई दूरी। तो टीवें सेकंड में, यानी कि 10वें सेकंड में चली गई दूरी क्या आ जाएगी, देखो क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू, टी की जगह क्या होगा, t माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपको जैसे देखो, अगर इस t को मैं 10 बोलता हूँ कि 10 सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, कुछ है, और t माइनस 1 यानी कि आप क्या कहेंगे, 9 सेकंड में चली गई दूरी इतनी है। तो अगर मैं पूछूं कि 10वें सेकंड में चली गई दूरी कितनी है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि 10 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 9 सेकंड में चली गई दूरी। 10 सेकंड में जितनी दूरी चली उसमें से 9 सेकंड में चली गई दूरी को आप माइनस करेंगे, तो 10वें सेकंड में चली गई दूरी आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको t बोलता हूँ कि t सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है, टीथ यानी कि 10वें सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, तो टीवें सेकंड में चली गई दूरी को आप क्या लिखेंगे, टीवें सेकंड में चली दूरी, जिसको अपन को डेराइव करना है, चली गई दूरी, यह किसके इक्वल होगी, तो ये हो जाएगी किसके इक्वल, टी सेकंड में चली गई दूरी, यानी कि अभी जैसा आपको बताया मैंने कि 10 सेकंड में चली दूरी माइनस क्या हो जाएगा, टी माइनस 1 सेकंड में चली दूरी। ठीक है, t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी।
ठीक है। अब मैं नॉर्मल आपसे कह सकता हूँ कि t सेकंड में चली गई दूरी माइनस t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी, ये 10 है और ये 9 है, 10 सेकंड में चली गई दूरी माइनस 9 सेकंड में चली गई दूरी, तो आप कह सकते हैं 10वें सेकंड में चली गई दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो देखो t सेकंड में चली गई दूरी क्या है, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर माइनस t माइनस 1 सेकंड में चली गई दूरी क्या है ये, तो ये क्या है ut माइनस 1 माइनस प्लस हाफ a और t माइनस 1 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा लंबा होगा डेरिवेशन, ध्यान से देखिएगा, चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब देखिए ut प्लस हाफ at का स्क्वायर माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ut माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस u, 1 में मल्टीप्लाई किया तो प्लस u आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा हाफ a। अब देखिए t माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसको आप ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। ठीक है, t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। आगे देखते हैं, देखो ये प्लस का ut और माइनस का ut कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है प्लस का हाफ at का स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म बची, प्लस का u बच रहा है आपके सामने माइनस हाफ at स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हाफ a का तो हाफ at स्क्वायर हो गया प्लस हाफ नहीं माइनस होगा माइनस हाफ a क्योंकि 1 में मल्टीप्लाई हुआ माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस हाफ a। अब देखिए 2t में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो a इंटू टी आपका यहाँ पर बच जाएगा। अब प्लस का हाफ at स्क्वायर और माइनस का हाफ at स्क्वायर ये भी यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो ये क्या बच रहा है, देखिए u प्लस at माइनस हाफ a यानी कि a/2, u प्लस at माइनस a/2। ठीक है, a/2 लिख सकते हैं या फिर क्या बच रहा, आप हाफ a भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ये क्या हो जाएगी, t सेकंड में चली गई दूरी कितनी आ जाएगी। ठीक है, t सेकंड में चली दूरी अपन इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो t सेकंड में चली गई दूरी क्या आ जाएगी, u प्लस at माइनस हाफ a। नेक्स्ट बात करते हैं गुरुत्व के अधीन गति। देखिए अभी अपन ने जो गति की बात करी है, जिसके लिए अपन ने समीकरण डेराइव करे हैं, वो सारे कितने थे, कैसे थे, जब अपन स्ट्रेट लाइन में गति कर रहे हो इस प्रकार से। ठीक है, एक क्षैतिज तल पर अगर गति कर रहे हो तो, बट अगर ये गति इस प्रकार से होती है ऊर्ध्वाधर लाइक डेट, या तो ऊपर की तरफ कोई वस्तु जा रही हो या कोई वस्तु नीचे की तरफ जा रही हो। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जब आप किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं तो वो फ्रीली नीचे की तरफ गिरती है। यानी कि आपने अगर किसी वस्तु को छोड़ा है, यानी कि आप बोल सकते हैं इनिशियली वेलोसिटी आप उसकी जीरो है, आप इस वस्तु को यहाँ से छोड़ रहे हैं, फेंक नहीं रहे हैं, है ना, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। अगर आप किसी चीज़ को फेंक रहे हैं यानी आप उसको इनिशियली यू दे रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इस वस्तु की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, यानी कि आप इसका कोई वेग नहीं है, आपने इसको छोड़ा है, फिर भी यह नीचे की तरफ जा रही है। तो नीचे की तरफ जा रही है, उसका वजह क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जी, क्योंकि पृथ्वी हर वस्तु पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है जो उसे अपनी ओर नीचे की तरफ खींचता है, और उसी की वजह से इसका वेग नीचे जाने पर बढ़ता रहता है। जब यह नीचे गिरती है तो इसका वेग कंटिन्यूसली बढ़ता है और पृथ्वी की तल के समीप इसका वेग जो है वो अधिकतम हो जाता है, और जैसे ही वो टकराती है इसका वेग वापस से क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर जो वस्तु गिरती है या वस्तु ऊपर की तरफ जाती है तो एक एक्सेलरेशन लगता है जी। ठीक है, तो अब देखिए अगर विस्थापन की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो हाइट होती है, ये हाइट पृथ्वी की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, इसलिए इसे नेग्लेक्ट माना जाता है, इसलिए यह जी हमेशा यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वीय एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब अगर इस जी को कांस्टेंट माना जाता है तो इस गुरुत्व के अधीन जो गति होती है उसे कहा जाता है स्वतंत्र गति, गुरुत्व के अधीन स्वतंत्र गति। ठीक है, यदि कोई वस्तु का फ्री फॉल हो रहा है, फ्रीली अगर वो गिर रही है नीचे की तरफ, तो उसकी गति को कहते हैं गुरुत्वीय गति, क्योंकि उसमें जी एक इम्पोर्टेंट पार्ट अदा करता है। ठीक है, जी वहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए
यहाँ पर आपने तो कहा कि जी क्या है, कांस्टेंट ग्रेविटी है। अब अगर जी ग्रेविटी है यानी कि जी हर जगह लग रहा है, हर ऊपर जाने वाली वस्तु पर और हर नीचे जाने वाली वस्तु पर। अब आपको पता है कि जी तो हमेशा नीचे की तरफ खींचता है, यानी कोई वस्तु फ्रीली नीचे की तरफ गिर रही है तो ये जी जो होता है ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और अगर आप किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि वो इसे नीचे की तरफ खींच रहा है और वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, ऋणात्मक जी। तो यदि वस्तु ऊपर की तरफ जा रही हो तो जी नेगेटिव होता है, और यदि वस्तु नीचे की तरफ आ रही हो तो जी जो होता है वो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। अब अगर वस्तु गुरुत्व के अधीन गिर रही हो तो इस कंडीशन में जो गति के समीकरण है, गति के समीकरण वह क्या हो जाएं, देखिए अगर वस्तु फ्री फॉल हो रही है, स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो यहाँ पर इनिशियली u इक्वल्स टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जो क्या होगा, g हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वेशन आप देखते हैं v बराबर gt, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन होगी s बराबर u क्या है, 0 है, यानी ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, यानी कि 0 हो गया, प्लस 2gh, ठीक है। आपका जो s है वो यहाँ पर किसका काम करता है, हाइट का, ऊंचाई का, ठीक है। तो विस्थापन जो होता है वो किसकी तरह काम करेगा, हाइट का, ठीक है। तो जब वस्तु नीचे की तरफ जा रही हो, गिर रही हो, तो आपके गति के इक्वेशन ये हो जाएंगे। और यदि वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऊपर की तरफ जा रही हो, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही हो, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस जी, ठीक है। यानी कि आप कहेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी। तो उस केस में जो आपके समीकरण होंगे वो हो जाएंगे माइनस जी टी, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण होगा एस इक्वस टू यू तो 0 ही है, यू टी प्लस हाफ जी टी का स्क्वायर, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा, माइनस का, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, और वस्तु अगर नीचे की तरफ आ रही है, तो आप गति के ये वाले समीकरण को यूज़ करेंगे, यानी कि जी की वैल्यू प्लस जी होगी। और अगर वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो जी की वैल्यू माइनस जी होगी, क्योंकि यहाँ पर मंदन होगा, वस्तु जो आपकी मेन डायरेक्शन है उसके अपोजिट जा रही होगी, ठीक है। सो इस प्रकार से आज अपन ने इसकी गति के समीकरणों का हर प्रकार से जितने भी उसमें स्पेशल केसेस होते हैं सबका डेराइव किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, देन ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।